कम बजट में आप 7 सीटर अगर तलाश रहे हैं तो मारुति की अर्टिगा एक बेहतरीन ऑप्शन है मेरा तो यही सोच है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम रामगढ़ के अंदर में हैं और आज हमें यहाँ पर उमाशंकर जी ने इनवाइट किया है और उनकी कार मारुति की अर्टिगा है और इस कार को ये लगभग 3 सालों से ऑन करते हैं। इसके जो ओनर है उनसे हम लोग बातचीत करते हैं और वो सारा चीज़ हमें बताएंगे। तो उमाशंकर जी, सबसे पहले हमारे वीडियो में तो आपका स्वागत है। धन्यवाद राजेंद्र जी, जो आपने मुझे अपने चैनल पर आने का मौका दिया। इस रिव्यू से हो सकता है कि नए जो खरीदार हैं उन्हें कुछ मदद मिल जाए। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले उमाशंकर जी ये बताइए कि इस कार को आपने कब खरीदा? इस कार को मैंने सर 7 सितंबर 2017 में खरीदा था। 7 सितंबर 2017 में अप्रोक्स ये 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 3 ईयर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। कितना किलोमीटर आपने चलाया सर? अभी लगभग 17,000 लगभग चल चुका है। 3 साल में 17,000 कुछ कम नहीं है सर? कम तो है सर, लेकिन अभी फ़िलहाल है कि ये मेरा पर्सनल यूज़ है और कमर्शियल पर्पस से ये चलता नहीं है। मेरा पर्सनल यूज़ है, घर में मैं एक ही चलाने वाला हूँ और गाड़ी मैं खुद ही ड्राइव करता हूँ। तो जब मेरे पास टाइम मिलता है, कहीं आना जाना हुआ तो मैं ही लेके जाता हूँ। और सिटी के अंदर चलने में ट्रैफिक का इशू होता है, इस कारण मैं शहर में निकालता नहीं हूँ। बाकी मेरे पास 2 व्हीलर है, उससे मैं शहर में अपना घूम लेता हूँ और कहीं बाहर जाना हुआ फैमिली के साथ तभी ये गाड़ी निकालते हैं। बाकी समय के अभाव में ज़्यादा चला नहीं पाते हैं गाड़ी को। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आपकी क्या सचमुच में नीड थी 7 सीटर कार की या फिर ऐसे ही मतलब शौक से 7 सीटर आपने ले लिया? नहीं सर, ऐसा है कि मेरा जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है और मेरे घर के परिवार में सदस्य ज़्यादा हैं। मुझे तो ज़रूरत थी 7 सीटर की, तो मैं और भी ब्रांड की गाड़ियाँ देख रहा था। तो उसमें देखा कि उसका जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा जा रहा था और मेरे बजट से कहीं अधिक था। इनोवा हो गया या फिर स्कॉर्पियो हो गया, बोलेरो हो गया। तो ज़रूरत थी मुझे बड़ी गाड़ी की, लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए था, फैमिली के लिए चाहिए था जो मेरे बजट में आ जाए। उसी पीरियड में मुझे पता चला मारुति की अर्टिगा काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी अच्छी गाड़ी है, जो लग्जरियस भी है और अपने प्राइस रेंज में भी है। लुक वाइज इनोवा जैसी ही है और मेरे अनुसार मेरे फैमिली के लिए अच्छी गाड़ी थी। मतलब आपकी सारी रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर रही थी? उस हिसाब से तो कर रही थी सर, थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक पूरी हो रही थी। आजकल मारुति के विषय में ये धारणा बनी हुई है, धारणा क्या बनी हुई है, जो रियल फैक्ट भी है कि मारुति की गाड़ियाँ अभी 2020 में जितनी भी नई आ रही हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी उतनी खास नहीं है और बिल्ड क्वालिटी वाइज मारुति की गाड़ियाँ थोड़ी सी पीछे हो जाती हैं। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? सर अभी का तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैंने 2017 में जब इस गाड़ी को देखा था तो उस वक्त मुझे इसका लुक भी बाकी गाड़ी से ज़्यादा अच्छा लगा और इसका जो एक्सटीरियर है वो भी काफ़ी मजबूत लगा। और बाकी के मुकाबले जो भी मारुति की होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जो चद्दर वगैरह है काफ़ी मजबूत मुझे लगा और इसलिए मैंने इसे कंसिडर किया। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन जब मैं ये पहली बार कार लेने गया था सबसे पहले सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए इसमें एयरबैग अवेलेबल है या नहीं। 2 एयरबैग आगे फ्रंट में दिया हुआ है। एयरबैग ABS विथ EBD जो है स्टैंडर्ड दिया हुआ है जी। तो अपना पर्सनल यूज़ के लिए कार बहुत ही अच्छा है। अगर आप लग्जरी गाड़ी के रूप में आप देखना चाहते हैं तो आप अगर इनोवा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो एक बेटर ऑप्शन अर्टिगा है आपके पास है जी। मतलब कम बजट में आप 7 सीटर अगर तलाश रहे हैं तो मारुति की अर्टिगा एक बेहतरीन ऑप्शन है मेरा तो यही सोच है। 2017 में जब मैंने इसे लिया था तो लमसम वही 9,30,000 के ऑन रोड पड़ा था। इसका बूट स्पेस थोड़ा सा कम है इस और लेकिन अच्छा है, एडजस्टेबल है। और थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बड़े फैमिली में जब लगेज का, तो लगेज वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। पीछे का जो सीट है वो फोल्ड हो जाता है और ज़्यादा है तो वो दोनों सीट, पीछे का दोनों सीट ही फोल्ड होता है, सेकेंड एंड थर्ड दोनों रो फोल्ड होके आप उसमें सामान ईजिली रख सकते हैं। लेकिन अगर फैमिली जाना चाहते हैं तो वो फिर लगेज वाला सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो 3rd रो है, जो पीछे वाले रो है, वहाँ पर क्या मतलब हम जैसे एडल्ट कंफर्टेबल बैठ सकते हैं क्या उसमें? उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा सर। ईयर सेफ्टी में कोई इशू नहीं है और इसका माइलेज वगैरह भी जिस रेंज के हिसाब से ये है 7 सीटर, उस हिसाब से इसकी माइलेज भी ठीक ठाक ही है।
बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन बहुत बुरा भी नहीं आप बोल सकते। एक्चुअल माइलेज तो कंपनी मुझे फिगर वाइज 17 का कंपनी बोलती है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑन रोड ये 14-15 से ज़्यादा नहीं दे पाती है हाईवे में, और ट्रैफिक में इसका 10-12 से ज़्यादा नहीं रहता है। ये पेट्रोल है। अच्छा, आप लोगों को बताना भूल गए थे, ये 1462 सीसी की पेट्रोल इंजन है और ये VXI मॉडल है। इंडिया के लगभग हर छोटे बड़े शहर में मारुति की सर्विस सेंटर उपलब्ध है। तो अगर आप मारुति की गाड़ी ऑन करते हैं तो आपको ज़्यादा दूरी गाड़ी को सर्विस करवाने के लिए जाना नहीं पड़ता है, इजीली आपके छोटे शहर में भी उपलब्ध है। और सर्विस कॉस्ट की अगर हम बात करें, ऑयल चेंज में वही 5 से 6 हज़ार रुपये पड़ जाता है। 5 से 6 हज़ार 7 सीटर कार के हिसाब से, और ये 1500 सीसी की इंजन के हिसाब से इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो 5 से 6 हज़ार मेरे हिसाब से लगभग ठीक है। और भी ब्रांड की गाड़ियों की जो एवरेज कॉस्ट आती है सर्विस की वो 5-6 हज़ार रुपया आती है। कोई ऐसा वाकया आपके साथ में कभी हुआ हो जो सर्विस में जा कर के आपको अच्छा नहीं लगा हो? इस तरह का वाकया 2018 में वही रामगढ़ वाला जो मैंने बताया था, रामगढ़ का एक्सपीरियंस है। बाकी ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस रहा नहीं, बाकी जगह मुझे बेहतर सर्विसिंग का रहा। और 2018 की ही बात है, रामगढ़ में जब मैंने सर्विसिंग कराया था उस समय मेरे मैट पर ग्रीस वगैरह सारा कुछ लग गया था, जिसे मैंने फिर बाद में जाके साफ़ करवाया। अच्छा, तो वो कार आपने फिर से सर्विस सेंटर पहुंचाया? जब मुझे कॉल किया गया तो मैंने बताया अपना एक्सपीरियंस कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा सर्विसिंग नहीं मिला। तो फिर बोले कि ठीक है सर, मैं अपना आदमी वहाँ भेज देता हूँ। फिर उन्होंने आके मेरे कार को लेके गया था और उन्होंने सारा कुछ ला के फिर दिया वापस। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है जब किसी भी ब्रांड की तरफ से सर्विस हो जाने के बाद में जो फीडबैक के लिए कॉल किया जाता है, तो अगर आप उसमें कंप्लेन करते हैं तो कंपनी कितना जल्दी उस पर एक्शन लेती है या उसको कितना जल्दी इम्प्लीमेंट करती है, ये बहुत बड़ी बात है। और उमाशंकर जी जिस तरह से बता रहे हैं कि इनकी कार में ये वॉशिंग से संतुष्ट नहीं थे और इन्होंने फीडबैक में ये कहा कि हम संतुष्ट नहीं हैं और हमारी कार के केबिन के अंदर में जो है गंदगी हो रखी है, ठीक से साफ़ नहीं किया गया है। वर्कशॉप में ग्रीज वगैरह इनके जो मैट है वहाँ पर चले गए थे और इन्होंने वो फीडबैक दिया और कंपनी वाले घर तक आए और कार लेकर के खुद गए और फिर से उसको साफ़ सफाई करके फिर इनको घर तक गाड़ी छोड़ दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आप मारुति के सर्विस से काफ़ी संतुष्ट हैं? जी सर, मारुति के सर्विसिंग से मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, हमारे झारखंड में सड़कें जो है खास करके इंटीरियर में जो गांव हैं सड़कें उतनी अच्छी नहीं हैं, जहां पर 170 का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम पड़ जाता है। आपको ग्राउंड क्लियरेंस से कभी कोई दिक्कत हुई है? जी, दिक्कत तो होती है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है थोड़ा सा कम है। हाँ जी हाँ, और कभी कभी जब थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेकर आ जाता है, ऊंचा ब्रेकर आता है, तो मेरा जो नीचे का जो चेचिस है वो सट जाता है। अच्छा। हमारा जो शहर है रामगढ़ बहुत बड़ा शहर नहीं है, अक्सर हमें गांव की ओर जाना पड़ता है और गांव में जानते ही हैं रोड पर ऊंचे ऊंचे ब्रेकर लगे रहते हैं, जिस कारण कभी कभी इसका जो बोनेट निचला हिस्सा जो है सट जाता है और इस कारण उसमें स्क्रैच आ जाता है। अच्छा। तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। एक चीज़ है सर, जिस हिसाब से ये 7 सीटर है और जिस तरह की प्लेटफॉर्म में इस कार को 7 सीटर बनाया गया है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस को हम नेगेटिव नहीं मान सकते हैं। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ की सड़कें उस हिसाब से है, जिसके कारण थोड़ा सा हमें ग्राउंड क्लियरेंस से दिक्कत हो जाता है। जब ये कार को परचेज कर रहे थे उस समय इसमें मारुति की जेन्युइन एसेसरीज़ के तहत इसमें क्रोम की बीडिंग लगाई गई थी ये डोर्स पर, और इससे ऊपर का जो क्रोम का जो चमक है वो पूरा निकल रहा है और ये रियल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ख़राब लगता है। आपसे कहा गया होगा कि ये हमारी जेन्युइन एसेसरीज़ है और इसमें कलर नहीं जाएगा। जी हाँ, लेकिन ये जा रही है, तो इसका आपने कंप्लेन किया था? कंप्लेन किया था मैंने शोरूम में जाकर, तो बोला कि नहीं सर ये ऊपरी परत है, ये हट जाएगा तो फिर आपका जो है ओरिजिनल आ जाएगा। वो बोले प्लास्टिक कोटेड है ये है, लेकिन आप देख सकते हैं ये इसका परत ही निकल रहा है। ये डोर हैंडल में जो क्रोम लगा हुआ है इसकी कलर नहीं जा रही है, लेकिन ये जो डोर पर लगा हुआ है बीडिंग ये जा रही है, जबकि सबसे ज़्यादा यूज इसका हैंडल पर ही होता है। हाँ। केबिन के अंदर की फिट एंड फिनिश किस तरह से आपको लगती है? अभी जो मारुति की गाड़ियाँ आ रही है, प्लास्टिक की क्वालिटी हो चाहे इंटीरियर के फिट एंड फिनिश की बात हो, काफ़ी शिकायतें मारुति की गाड़ियों में आ रही हैं।
आपकी अर्टिगा में ऐसी कोई समस्या है? प्लास्टिक की क्वालिटी आपको कमज़ोर या किसी तरह की केबिन के अंदर में जब आप रफ सड़कों पर चलते हैं तो किसी तरह की रेटलिंग साउंड या चरचर करकर की कोई आवाज़? अंदर का तो इसका डैशबोर्ड वगैरह सब ठीक है, लेकिन इसका जो डैशबोर्ड का जो प्लास्टिक है थोड़ा सा कमज़ोर है। आप देख सकते हैं हल्का सा एक मेरे घर में बच्चा होने के कारण स्क्रैच मार दिया है, हल्का सा वो कुछ लेके रगड़ा है, उसे पूरा स्क्रैच आ गया जो जाता नहीं है। इसका डैशबोर्ड का प्लास्टिक थोड़ा सा लो क्वालिटी का है। अच्छा, आप इस कार में जब 7 लोग बैठते हैं, चूँकि ये 7 सीटर है, तो इस कार में जब आप फुल लोड होकर के चलते हैं, परफॉर्मेंस में किसी तरह की कोई कमी? से 4-5 आदमी में अगर चलेंगे उसके मुकाबले 7 आदमी बैठने से थोड़ा सा तो भागने में पिकअप जल्दी नहीं पकड़ पाता है। 7-8 मतलब 7 आदमी जब 7 आदमी जब बैठ जाते हैं थोड़ा सा इसमें टॉर्क का कमी आता है। तो वो दिक्कत है। बाद बाकी चलाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं? अभी तक तो मेरा तो ज़्यादा नहीं हुआ है, 3 ही साल हुआ है, 16,000-17,000 चला ही है। इस चलते भी ज़्यादा हो सकता है, मेरा नया गाड़ी है, इस चलते भी हमको प्रॉब्लम ना हुआ हो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि अभी तक तो फिलहाल इस तरह का कोई इशू नहीं है। मारुति की गाड़ियाँ ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर को भारत में एक्वायर करके रखी हुई हैं। जितनी भी गाड़ियाँ भारत में बिकती हैं उसमें 50% गाड़ियाँ जो है मारुति की भारतीय सड़कों पर दौड़ती हैं, जिसकी वजह से इसकी रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो उमाशंकर जी, आपने कभी ऐसा विचार आपके मन में आया है कि अब ये 3 साल पुरानी हो चुकी है और 2020 में इसको अगर आप रीसेल करना चाहें तो इसकी आपको रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाएगी? क्या आप नई गाड़ी में अपग्रेड होने का सोच रहे हैं? 7 सीटर होने का जब भी ये गाड़ी पूरी तरीके से फुल हो जाती है और मुझे जब गांव देहात में जाना पड़ता है, जिसमें स्पीड ब्रेकर जो ऊंची ऊंची होती है, जिसमें इसका चीज़ सट जाने के कारण काफ़ी मुझे तकलीफ़ होती है। इस कारण मैं इसे अब स्विफ्ट होना चाहता हूँ, अब इसे मैं अपग्रेड होना चाहता हूँ। और 2-3 ऐसे ब्रांड की गाड़ियाँ हैं जो मेरे ध्यान में है, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, इससे बेहतर है। टाटा हैरियर है, महिंद्रा का स्कॉर्पियो है। वेटिंग कर रहा हूँ नए स्कॉर्पियो की, उसको देख लेता हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस मुझे काफ़ी इससे बेहतर मिल जाए ताकि मुझे कोई किसी तरह की कोई समस्या ना हो। मतलब आपकी अगली कार भी 7 सीटर ही होनी चाहिए? जी, मेरी अगली कार भी 7 सीटर ही होगी और मुझे 7 सीटर ही पसंद है। मेरा ज़रूरत है, मेरा परिवार काफ़ी लंबा होने के कारण मुझे 7 सीटर ही गाड़ी चाहिए। अच्छा, और आजकल तो आप सभी को पता है कि टाटा और जो हमारे देश की महिंद्रा है, सेफ्टी वाइज उनकी गाड़ियां काफ़ी बेहतरीन निकल कर के आ रही हैं। और ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में भी आप लोगों को पता है कि टाटा और महिंद्रा की गाड़ियां काफ़ी अच्छा स्कोर कर रही हैं। तो आपके विचार में कभी ये आया कि हमारे देश की ब्रांड भी हैं जो काफ़ी अच्छी गाड़ियां बना रही हैं और उनको परचेज़ करके हम देश की ब्रांड को आगे ले जाने में अपना योगदान दे सकते हैं? जी हाँ सर, जब मेरा तो शुरू से ही देसी कंपनियों पर भरोसा है, लेकिन मेरे ज़रूरत के अनुसार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, बजट में नहीं आने के कारण मैं उन गाड़ियों को ले नहीं पा रहा था। लेकिन अब मैं सक्षम हूँ कि मैं उसे स्विफ्ट कर सकता हूँ और ले सकता हूँ। ये जो अर्टिगा है 2017 मॉडल है, अगर देखा जाए तो रियल लाइफ में भी इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर के सवाल खड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसकी आउटर सीट जो है वो काफ़ी मजबूत है और जो मारुति की गाड़ियां हैं उनकी तुलना में अगर आपको रियल लाइफ में 7 सीटर कार की ज़रूरत है और आपके पास बजट कम है, आप इनोवा जैसी कार को अगर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो सेकेंड हैंड गाड़ी के तौर पर क्या आपको ये अर्टिगा ख़रीदनी चाहिए। काफ़ी कुछ इस कार के बारे में अच्छी चीज़ें ये बता चुके हैं। तो चलिए इस कार को थोड़ा सा चलाते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है। कि मारुति की गाड़ियों की इंजन जो है वो काफ़ी रिफाइंड होते हैं और ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। फिर भी आप एक बार देखिए, गाड़ी को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ तो इंस्ट्रूमेंट पैनल जो है वो लाइट अप हो गया है। काफ़ी स्मूथ इंजन है, आपको पता भी नहीं चला होगा कि कार जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और किसी तरह की वाइब्रेशन कार के अंदर में आपको महसूस नहीं होगी। काफ़ी स्मूथ इंजन जो है लग रहा है और मैंने फर्स्ट गियर में कार को डाल दिया है। क्लच काफ़ी स्मूथ है, दिक्कत आने वाली नहीं है। और चलिए इसको चलाना शुरू करते हैं। सर, आपने कभी इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा लगवाने का विचार मन में नहीं आया?
वैसा कभी जरूरत नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो है रिवर्स के लिए एक बीप सा सेंसर दिया हुआ है, जिस कारण मुझे आसानी हो जाती है। हाँ, तो पर कभी आजकल महसूस जितनी नहीं हुआ। गाड़ियाँ आ रही हैं तो रिवर्स कैमरे के साथ में आ रही हैं। जी वो तो है, इसका टॉप मॉडल में अवेलेबल है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण मैंने इसे ही चूज़ किया। तो यहाँ देख सकते हैं कि अभी हम लोग काफ़ी रफ रोड में कार को चला रहे हैं और चलाने में कार कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हालांकि कार को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन ये काफ़ी कम चली है, मात्र 17,000 किलोमीटर चली है। तो इसकी रिलायबिलिटी में बहुत ज़्यादा इशूज़ नहीं है। रिलायबिलिटी के मामले में जब ये और कुछ चल जाएगी तब स्पष्ट कहा जा सकता है, लेकिन अभी इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतरीन आ रही है, ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। हाईवे में आ चुके हैं और इसकी सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छी लग रही है जब हम ख़राब रास्ते पर चल रहे थे। स्टीयरिंग का फीडबैक हमेशा से मारुति की गाड़ियों की काफ़ी अच्छी होती है, तो यहाँ पर स्टीयरिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत मुझे भी महसूस नहीं हो रही है। लेकिन एक चीज़ हमने नोटिस किया जब हम ख़राब रास्ते पर चला रहे थे, तो जो टायर है जब वो रफ पैच से होकर के टायर गुजर रही थी, तो उसका जो फील है वो स्टीयरिंग के थ्रू जो है हमें स्टीयरिंग में महसूस हो रहा था। तो ये चीज़ हमने नोटिस की, जो कि नहीं होना चाहिए था। सिटी में या धीरे चलाते हैं तो स्टीयरिंग आपकी थोड़ी सी फ्री महसूस होती है, जैसे ही आप हाईवे पर आते हैं तो इसकी स्टीयरिंग थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, जो कि अच्छा माना जाता है स्टेबिलिटी के लिए। अभी हम इस कार में 3 जने हैं, एक उमाशंकर जी हैं, खुद मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूं और पीछे हमारे एक कैमरामैन है। तो परफॉर्मेंस वाइज कार में मुझे किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। थोड़ा सा एसी को ऑन करिए तो सर। एसी को ऑन करने के बाद हमारी कार अभी 60 की स्पीड में है और 5वें गियर पर है, और मैं जैसे ही इसको थ्रोटल देने की कोशिश कर रहा हूँ 2000 आरपीएम पर, तो ये कार पिकअप ले रही है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। जब आप इसमें 7 लोग बैठेंगे तब इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, डेफिनेटली है थोड़ा बहुत इसकी परफॉर्मेंस में गिरावट आएगी, लेकिन आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैक्सिमम जो हमारे इंडियन फैमिली की जो ज़रूरत है उसको ये निश्चित तौर पर पूरा करेगी। और उस समय उमाशंकर जी बता रहे थे कि केबिन के अंदर में किसी तरह की कोई रेटलिंग साउंड नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत सुन पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, भले आप लोगों को पता चल पा रहा है कि नहीं माइक में, लेकिन हल्की हल्की रेटलिंग साउंड जो है वो आ रही है। थोड़े बहुत टायर के नॉइज़ जो है आपको केबिन के अंदर में आएगी, और इंजन की नॉइज़ जो है वो 3 से 4000 आरपीएम के बीच जब आप ले जाते हैं तब आपकी इंजन की नॉइज़ थोड़ी बहुत आती है। बाद बाकी वैसा कोई इशू कार को चलाने में मुझे महसूस नहीं हो रहा है। गियर ट्रांजैक्शन आपको काफ़ी स्मूथ मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। क्लच एकदम सुपर लाइट है, ब्रेक से मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्लच, ब्रेक और जो आपका एक्सेलरेटर पैडल है, तीनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी सफिशिएंट है। आपके पैर एक दूसरे से कभी भी स्ट्राइक नहीं करेंगे, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी इस कार में लगी है। एक बार थोड़ा सा फुल थ्रोटल देने की कोशिश करते हैं। आप सुन पा रहे होंगे 4थे गियर पर है और कार काफ़ी अच्छी पुल कर रही है, और इंजन का नॉइज़ थोड़ा थोड़ा आने लगता है।
iRVM से पीछे का अगर आप व्यू लेना चाहते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर मुझे दिक्कत लोड आ रही पर है। पर्सन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ, और थर्ड रो में अगर यदि पैसेंजर बैठे हुए हैं, आपके फैमिली के मेंबर बैठे हुए हैं, तो वैसे सिचुएशन में iRVM से पीछे का व्यू थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। सबसे पहले ड्राइवर डोर पर नज़र जाता है तो ये VXI मॉडल है और इसमें चारों जो विंडोज़ के पावर स्विच हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ORVM के आपके कंट्रोल मिल जाएंगे और जो डोर ओपनर है आपको क्रोम के साथ में मिलेगा। यहाँ पर 1 लीटर की बोतल होल्डर मिल जाएगी, यहाँ पर मैगजीन होल्डर मिल जाएगा और ये पूरे बीज कलर में दिया गया है। स्टीयरिंग देख सकते हैं, इधर में आपके लाइट्स के कंट्रोल है, इधर में आपको वाइपर के कंट्रोल हैं और ये VXI मॉडल है तो यहाँ पर मीडिया से रिलेटेड जो भी कंट्रोल है आपको स्टीयरिंग में माउंटेड मिल जाएंगे। यहाँ पर 2D का म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, देख सकते हैं। और जो आपका सेंट्रल कंसोल है यहाँ पर आपको 12 वोल्ट की एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगी और यहाँ पर एक ऑक्स का जो है आपको सॉकेट मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक मोबाइल होल्डर दिया गया है जो उतना प्रैक्टिकल नहीं है फिर भी ठीक ठाक है और यहाँ पर एक कप होल्डर, चाहे आप बोतल होल्डर के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर 5 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है, ये हैंड ब्रेक है। और सेंट्रल कंसोल की लेआउट जो है अच्छी है, इसको और अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता था। यहाँ पर AC जो है आपको मैनुअल मिलने वाला है। और ओवरऑल डैशबोर्ड की क्वालिटी की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि उमाशंकर जी ने बताया था यहाँ पर प्लास्टिक की क्वालिटी के बारे में, एवरेज प्लास्टिक की क्वालिटी है। और एक छोटा सा बच्चा इस पर स्क्रैच कर दिया है, जिस समय कार नई थी उसी समय से ये स्क्रैच अभी भी विजिबल है। यहाँ पर टेक्सचर डिज़ाइन दिया गया है, यहाँ पर जो है पूरा मैट फिनिश प्लास्टिक दी गई है और प्लास्टिक की क्वालिटी ओके है, जिसको आप बहुत बढ़िया भी नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा ख़राब भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दाहिना और जो है आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, यहाँ पर RPM मीटर मिलेगा और यहाँ पर आपके फ्यूल वगैरह ट्रिप वगैरह को सेट करने के छोटे छोटे 2 नोब दिए गए हैं। राइट साइड में छोटा सा एक डायल दिया गया है जो आपकी फ्यूल को बताता है और इधर में आपके इंजन टेम्परेचर को बताता है। तो काफ़ी बेसिक सा यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है। एक बार मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये गाड़ी एग्जैक्ट चली है 17,620 किलोमीटर चली हुई है और MID जो है येलो कलर में इल्यूमिनेट होता है। तो कुछ इस तरह से है। आपको अंडर थाई सपोर्ट जो है काफ़ी बढ़िया मिलेगा और इस पर उमाशंकर जी ने काफ़ी अच्छे क्वालिटी के इस पर सीट कवर चढ़ा रखे हैं। जो गाड़ी का इंटीरियर है बीज कलर में, उसी कलर को मैच करता हुआ यहाँ पर गाड़ी की सीटों का कवर लगा हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया गाड़ी अंदर से भी फीलिंग आपको देता है। और यहाँ पर अगर ड्राइवर साइड सनवाइज़र की बात करें तो यहाँ पर किसी तरह का वैनिटी मिरर आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर मैनुअली एडजस्टेबल आपको iRVM मिलता है। इधर बाईं ओर सनवाइज़र में आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, जो इस कार में लगभग जो ज़रूरत के बेसिक फीचर्स हैं वो सभी आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2 माइक्रोफोन दिए गए हैं आपके कॉल के लिए। आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत सारी गाड़ियों में एक ही माइक्रोफोन होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 माइक्रोफोन दिए गए हैं। तो आपकी वॉइस की क्वालिटी, आपके कॉल की क्वालिटी ड्रॉप नहीं होगी, क्लियर आपकी साउंड आएगी। और ओवरऑल यहाँ से विजिबिलिटी की बात करें तो काफ़ी शानदार आपको विजिबिलिटी देखने को मिलती है। चलाने में आपको कार कहीं से भी दिक्कत होने वाली नहीं है। एक बार मैं आपको बीच का रो और थर्ड का जो रो है उसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम अपने ड्राइविंग पोस्चर के अकॉर्डिंग ड्राइवर सीट को एडजस्ट किया है और मेरी हाइट जो है वो 5'7", 5'8" है। और आप देख सकते हैं कि सेकेंड रो में मेरे हाइट के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर नी रूम मिल जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं लेकिन मैनेजेबल है। और आपके जो पीछे के डोर है वहाँ पर भी आपको मैगजीन होल्डर, साथ ही एक बोतल होल्डर भी मिल जाता है। और यहाँ पर पावर विंडो का स्विच आपको मिल जाता है। ये ग्रैब हैंडल इस तरह से दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक की क्वालिटी की मैं बात कर रहा था, बहुत ही आपको एवरेज देखने को मिलती है, जो कि मारुति की गाड़ियों में ये आम बात है। फिर भी अभी जो 2020 में मारुति की गाड़ियाँ आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी बेहतरीन प्लास्टिक की क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से बीच का रो है
और 3 लोगों की बैठने की बात करें तो 2 एडल्ट बहुत ही आसानी से इसमें बैठ सकते हैं और 1 बच्चा बैठ सकता है। 3 एडल्ट, फुल्ली एडल्ट को अगर बैठने की बात करें तो यहाँ पर 3 लोगों की बैठने की उतनी स्पेस नहीं है। ये जो आपके बीच के रो हैं इसमें भी आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि अभी खोल दिया गया है। और बीच के पैसेंजर के लिए यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट भी मिल जाता है। तो ये देख सकते हैं, अगर आप कम पैसेंजर के साथ में सफ़र कर रहे हैं तो इस आर्म रेस्ट का उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रियल में 7 सीटर के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं और आप बीच वाले रो में 3 लोग बैठते हैं तो ये आर्म रेस्ट यूज़ में नहीं आएगी। लेकिन डेफिनेटली जब आप कम लोग सफ़र कर रहे हैं तो ये आर्म रेस्ट लॉन्ग जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो बीच का रो है, यहाँ पर बीच के पैसेंजर के लिए मोबाइल को चार्ज करने के लिए यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। बीच के रो में मैंने आप लोगों को स्पेस दिखा दिया है। और हेडरूम की बात कर लेते हैं तो हेडरूम भी यहाँ पर आपको सफिशिएंट मिलेगा। हेडरूम से किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ड्राइवर आगे के जो फ्रंट सीट है यहाँ पर इस तरह से स्कूप दिया हुआ है और फिर ये जो है उठ जाती है। और यहाँ पर एसी के वेंट आपको दिए हुए हैं इस तरह से, उसका एडजस्टमेंट भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपके जो हवा का जो थ्रो है वो आपके चेहरे पर आएगा, जिसके कारण कूलिंग में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और काफ़ी कंफर्टेबल आपको यहाँ पर महसूस होगा। एरी आपको इस कार के अंदर में फील होने वाला है। तो हेडरूम में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं पीछे का रो में जाने का एक्सेस आपको बताता हूँ किस तरह से आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर पीछे जाने के लिए आपके पास में 2 तरह के एक्सेस हैं। यहाँ पर एक लीवर दिया गया है, इसको अगर यदि आप इस तरह से आधा पुल करते हैं तो ये जो है इस तरह से इतनी ही फोल्ड हो जाएगी आपकी और ये आगे आपकी चली जाएगी। तो इस तरह से आप इसके अंदर में एक्सेस कर सकते हैं और इस तरह में आ जाएंगे जब आप। तो इसको जब हम पीछे की ओर फिर से करेंगे और इसको इस तरह से करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास में काफ़ी कम नी रूम यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। बेसिकली जो पीछे का रो है वो बच्चों के लिए ही बनाया गया है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको आप पीछे वाले रो में बैठा सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर जो एडल्ट हैं उनको बैठने में परेशानी होगी, जिनकी हाइट जो है वो 5'5" या 5'6" से एबव है। एक यहाँ बड़ा बॉटल होल्डर दिया गया, यहाँ पर एक कप होल्डर दिया गया है। तो यूटिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर ये क्वार्टर पैनल है, यहाँ पर बड़े जो ग्लास हैं वो यूज़ किए गए हैं। तो आपको यहाँ पर मतलब घुटन सी महसूस नहीं होगी 3rd रो में बैठने के बाद भी। साथ ही साथ यहाँ जो पीछे के पैसेंजर हैं उनके लिए भी सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, ये देख सकते हैं। तो पीछे के पैसेंजर के लिए भी सेफ्टी का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। तो हमने 3rd रो में भी आपको दिखा दिया कि आप कैसे अंदर आ सकते हैं और इस तरह से आप बाहर आ सकते हैं। और मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।